आज हम सीखेंगे कि किसी भी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करना है, कौन कौन से पैरामीटर देखने हैं। दो तीन एग्जाम्पल्स से देखेंगे, जैसे टाइटन का एग्जाम्पल देखेंगे हम, और स्क्रीनर डॉट इन पे ये कौन से पैरामीटर का क्या वैल्यू होता है, कैसे आपको जज करना है कि स्टॉक अभी खरीदने के लायक है कि नहीं। अभी निफ्टी में जो करेक्शन आया है, इसके बाद अगर आप किसी भी कंपनी में बिल्कुल बिना फंडामेंटल देखे अगर आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करेंगे तो आप फंस सकते हैं, आपके लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो आप फंडामेंटल एनालिसिस सीख जाइए, एटलीस्ट एक बार जाके कोई भी स्टॉक आपको कोई भी रिकमेंड करे, आप एक बार स्क्रीनर डॉट इन पे जाके ये सारे पैरामीटर देखिएगा जो मैं बताने वाला हूँ। 7 पैरामीटर होंगे, 7 या 8 पैरामीटर जो आपको देखने हैं। उससे आपको मोटा मोटी पता चल जाएगा कि स्टॉक में दम है कि नहीं, उसके पीछे जो बिजनेस है उसमें दम है कि नहीं, और अभी जो प्राइस पे आपको वो मिल रहा है क्या वो सही प्राइस है या ओवर वैल्यूड है। तो हम देखते हैं, देखो निफ्टी में एक करेक्शन आ रहा है, हो सकता है ये एक बियर मार्केट हो, क्योंकि अभी भी मार्केट में कोई भी अप ट्रेंड आने की संभावना दिख नहीं रही है। ऐसे टाइम में फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स को सही प्राइस पे अगर आप ले लेते हो तो बहुत ही अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। इवन अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए कोई भी सेटअप यूज़ करते हो, अगर आप रिलेटिव स्ट्रेंथ का मॉडल भी यूज़ करते हो, तो एक बार आपको फंडामेंटल्स भी देखने चाहिए। इससे क्या होता है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स जो होते हैं, जब वो टेक्निकल आपको सिग्नल्स देते हैं एंट्री के लिए, तो उनके ज़्यादा संभावना होती है आपको प्रॉफिट देने की। तो फंडामेंटल्स भी देखने आने चाहिए। फंडामेंटल्स कुछ भी नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको सिंपल रखना है फंडामेंटल एनालिसिस को। बहुत बड़ा बड़ा एनालिसिस, कैश फ्लो एंड ऑल दैट, वो सब रिटेल वालों के लिए नहीं होता है। आपको सिंपली दो चार चीज़ें देखनी होती हैं जिससे आपको पता चल जाए कि ये फंडामेंटली अच्छी कंपनी है या अभी ओवर वैल्यूड नहीं है। उसके बाद आपका जो सिस्टम है, जैसे हमने जो रिलेटिव स्ट्रेंथ वाला सिस्टम सीखा है, वो लगा के आप एंट्री एग्जिट कर सकते हो। इवन जो रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले सिस्टम में हमें बहुत सारे स्टॉक मिलते हैं, जैसे 30-40 स्टॉक्स मिलते हैं। अगर उनमें से हमें काटने हो, कुछ स्टॉक्स को हटाना हो, एक्सक्लूड करना हो, तो आप फंडामेंटल एनालिसिस यूज़ कर सकते हो। जिस कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस अच्छे नहीं होंगे, उनमें हमें एंट्री मिल भी रही होगी तो हम एंट्री नहीं करेंगे, ठीक है। तो एक एग्जांपल के तौर पे हम टाइटन का देखते हैं एनालिसिस के लिए, सीखने के लिए। कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन आपको सीखने के लिए हम टाइटन का एग्जांपल लेते हैं। इसके बाद हम एक ट्रेंट का शेयर का एग्जांपल लेंगे, और हो सकेगा तो जोमेटो का भी एग्जांपल लेंगे। तो आपको किसी भी कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस के लिए स्क्रीनर डॉट इन पे उस शेयर को ओपन करना है। कहाँ पे? स्क्रीनर डॉट इन, ये जो साइट है स्क्रीनर डॉट इन जो लिखा हुआ है, ये साइट पे आपको ओपन करना है। तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, आप गूगल पे लिख सकते हो उस शेयर का नाम और उसके आगे लिखो स्क्रीनर डॉट इन। ये जैसे गूगल खुला, यहाँ हमने लिखा टाइटन और उसके आगे लिख देना है आपको स्क्रीनर डॉट आई एन। तो आप जब इसको ओपन करेंगे तो आपका ये पेज खुलेगा, ठीक है। इसके बाद आप ये जो लिखा है टाइटन कंपनी, इसको ओपन करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा। इसी पेज से हम समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें देख, एकदम आराम से चलेंगे। व्यू ना आए तो ना आए, आपको समझ में आना चाहिए। जो 2 4 10 लोग देखते हैं उनका तो भला हो। 3370 करंट मार्केट प्राइस चल रहा है पर शेयर टाइटन कंपनी का। टोटल मार्केट कैप कितना है? 3 लाख करोड़। करेंट प्राइस 3370, 3370 रुपये। हाई कितना बनाया है? 3800 पिछले एक साल में, और लो बनाया है 3000 का। तो अपने 52 वीक लो के आसपास है ये। बुक वैल्यू क्या है? 110। पी चल रहा है 92 का। आरओसी मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, और फेस वैल्यू। अब इन सब से देखना क्या है, देखो मार्केट कैप अगर किसी कंपनी का बहुत ज़्यादा हो गया है, 15 लाख 20 लाख करोड़, तो इंडिया की जीडीपी के ऑलमोस्ट 10% के बराबर हो गया है। तो अब उसमें अगर आप सोचोगे कि वो मल्टी बैगर हो जाएगा 10 गुना 20 गुना, तो आप गलत फिर एक्सपेक्टेशन लेके आप काम कर रहे हो। अगर आप सोचोगे कि वो कंपनी भी, जैसे एचडीएफसी बैंक का मार्केट कैप 14 लाख करोड़ है, अगर वो कंपनी किसी रीज़न के कारण कम वैल्यू पे मिल रही है, तो आप उसमें 30% 50% के रिटर्न्स के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन आप सोचोगे अगर एचडीएफसी बैंक यहाँ से 10 गुना हो जाएगा, तो आप गलत एक्सपेक्टेशन ले रहे हो। वैसे ही इसका अगर 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप है टाइटन का, और आप सोच रहे हो ये अब यहाँ से 100 गुना हो जाएगी, तो आप गलत एक्सपेक्ट कर रहे हो। अगर कोई कंपनी है जो 5000 करोड़ से 50,000 करोड़ तक का मार्केट कैप है, 1 लाख करोड़ है, वहाँ से आप सोचें कि वो 5x हो जाएगा, 10x हो जाएगा,
तो मे भी आप सही एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो मार्केट कैप देख के ये पता चलता है। अब आप बुक वैल्यू देखते हैं तो बुक वैल्यू ग्राहम का स्टाइल है कि बुक वैल्यू से कम पे अगर स्टॉक मिल रहा है तो वो अंडर वैल्यूड है, पर ऐसा बहुत ही कम होता है। आपको कोविड के सिचुएशन में बहुत से ऐसे बैंक्स थे जो बुक वैल्यू से कम में मिल रहे थे, तो ऐसा जनरली बहुत कम होता है। अब ROE का नंबर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने एक वैल्यूएशन का एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि एटलीस्ट 17% से ज़्यादा होना चाहिए नंबर। कितना? 17% से ज़्यादा। तो अभी तो नंबर ये बहुत ज़्यादा है 32। अब ये देखना है आपको कि ये 32 क्या एक साल में से है कि ये पिछले 3-5 साल से है। मतलब कंपनी इसको मेंटेन कर पा रही है सेम ROE को, कि जस्ट फॉर 1 ईयर और 2 ईयर ये आया है नंबर। तो आपको देखना है कि मेंटेन कर पा रही है कि नहीं। जिन कंपनीज का कम है ROE 10% 12%, उनमें आपको देखना है कि ROE बढ़ रहा है क्या। अगर ROE बढ़ रहा है तो आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ऐसी ही कंपनियों में इन्वेस्ट करें जिनका ROE 17% से ज़्यादा हो। 17% ये नंबर है जो पिछले पास्ट हिस्ट्री में देखा गया है कि ये नंबर से ज़्यादा होना चाहिए, तभी जो अर्निंग में ग्रोथ आती है उससे कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ती है, वरना नहीं बढ़ती है। तो ये 17% होना चाहिए। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लगभग 20% के आसपास हो या उससे ज़्यादा हो तो अच्छा होता है। तो ये नंबर आपको हमेशा देखना चाहिए। बहुत सी कंपनियों में तो ये दोनों नंबर जीरो के पास हैं या निगेटिव भी हैं, तो ऐसी कंपनियों को आपको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि उनमें एफिशिएंसी नहीं है। तो आपको ये दोनों नंबर देखने हैं कि ROE और ROC का नंबर क्या है। ROE का नंबर 17% से ज़्यादा होना चाहिए, ROC लगभग 20% के पास या उससे ज़्यादा होना चाहिए। PE रेशियो कितना होना चाहिए? तो आपको पिछले हिस्ट्री में देखा गया है कि 50 से ऊपर के PE पे अगर आप स्टॉक को खरीदते हो तो बहुत कम चांस है कि वो स्टॉक आपको मल्टी बैगर बना के देगा। ऑलरेडी वो बहुत हाई प्राइस पे है। लेकिन जस्ट PE रेशियो को एक नंबर से डिफाइन करना ठीक नहीं है, क्योंकि जो साइक्लिकल स्टॉक होते हैं, जो साइकिल में चलते हैं इकोनॉमी के साथ, मतलब जब मंदी आती है तो उनके सामानों की, उनकी सर्विसेज की बिक्री, सेल्स कम हो जाती है। जैसे कि टाटा मोटर है, ऑटोमोटिव स्टॉक्स, उसमें क्या होता है कि जब मंदी आती है, इकोनॉमी में रिसेशन आता है जैसे अभी है, तो उनकी कारों की बिक्री कम होने लग जाती है। जब कारों की बिक्री कम होगी तो उसकी अर्निंग्स कम होगी। और PE रेशियो में प्राइस बटा अर्निंग, प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग है। तो नीचे अगर अर्निंग कम होगी तो PE रेशियो तो बढ़ जाएगा। लेकिन वही टाइम होता है उनको खरीदने का जब PE रेशियो बहुत ज़्यादा होता है, 50-100 होता है, तब उसमें टाइम होता है खरीदने का। तो हम PE रेशियो को ऐसे नहीं जज कर सकते कि PE रेशियो कम है तभी खरीदने के लायक है। फिर भी जो ग्रोथ कंपनीज़ हैं, जो ग्रोथ कंपनीज़ हैं जहां अर्निंग में ग्रोथ हो रही है, वहां पे आपको देखना है कि PE रेशियो, जो उनका जो अर्निंग में ग्रोथ है उससे कम होना चाहिए। मतलब पैग रेशियो बोलते हैं उसको, PE डिवाइडेड बाय ग्रोथ, पैग रेशियो। तो पैग रेशियो 1 से कम हो तो बहुत अच्छा रिटर्न देती कंपनी। PE डिवाइडेड बाय ग्रोथ, तो ग्रोथ का नंबर ज़्यादा होना चाहिए, PE का नंबर कम होना चाहिए। PE का नंबर आपका ग्रोथ कहाँ से मिलेगी? इसी पेज में, सेम पेज में, screener.in में नीचे के तरफ आ जाओ और यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ, ये दिख रहा है कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ। तो पिछले 3 साल में 54% का प्रॉफिट ग्रोथ है, 54% का। तो एटलीस्ट PE रेशियो 54 से तो कम होना चाहिए। और यहाँ पे देखो जो पिछले 12 मंथ्स का ट्रेलिंग जो कम प्रॉफिट ग्रोथ है वो -2% है, मतलब निगेटिव में है। तो अभी तो ये इसमें डाउनफॉल आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये नंबर आपका PE रेशियो से ज़्यादा होना चाहिए, तब आप समझते हैं कि वो स्टॉक लेने लायक है, सही प्राइस पे है। ठीक है, तो आपको ये TTM प्रॉफिट ग्रोथ देखना है कि जो PE रेशियो है वो इससे कम है कि ज़्यादा है। अगर PE रेशियो इससे, ये जो प्रॉफिट ग्रोथ है इससे कम है, तो फिर भी आप स्टॉक को लेने के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आ गया PE रेशियो कैसे देखना है, ROE ROCE कैसे देखना है। अब ये जो चार्ट है ये बताता है कि PE रेशियो, यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो PE रेशियो में वेरिएशन क्या है। तो देखो PE रेशियो 2021 में 198 था और अभी चल रहा है 93, और इसका लो लेवल है पिछले 3 साल में 65-66। तो आपको यहाँ पे वेट करना है कि PE रेशियो के साथ साथ अर्निंग में ग्रोथ आए। जब अर्निंग में ग्रोथ इससे ज़्यादा आ जाएगी जो अभी PE रेशियो चल रहा है किसी भी क्वार्टर में, तो आप समझिएगा कि उसमें फिर से एक अप ट्रेंड आने की संभावना है।
ये चीज़ें आपको देखनी है। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि क्वार्टरली रिजल्ट क्या है। तो आपको हमेशा देखना चाहिए ऐसे शेयर्स जिनमें पिछले 2 या 3 क्वार्टर से जो अर्निंग्स है वो बढ़ रही हो, जो ईपीएस है वो बढ़ रहा हो। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, सेल्स ग्रोथ देखनी है सबसे पहले, सेल्स ग्रोथ। तो ये सेल्स को आप जब क्लिक करेंगे, ये सेल्स को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ दिखा रहा है। तो आप देखो सेल्स ग्रोथ का नंबर यहाँ पे कम हो गया है। यहाँ पे सेल्स ग्रोथ था 171%। इसके बाद से आप देखोगे ये नंबर कम होते जा रहा है। अभी तो बिल्कुल ही कम आया है 11%। मार्च से लेके जून का जो क्वार्टर था और उसके बाद जो सितंबर का क्वार्टर था, इसमें सेल्स में ग्रोथ नहीं है। अब अगर सेल्स में ही ग्रोथ नहीं होगी, किसी कंपनी के सामान बिक ही नहीं रहे हैं ज़्यादा, तो उसकी अर्निंग नहीं बढ़ेगी। अगर अर्निंग नहीं बढ़ेगी तो उसका प्राइस कैसे बढ़ेगा? प्राइस बढ़ता है या तो पी रेशियो बढ़ने से या तो अर्निंग्स बढ़ने से। ध्यान से समझते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्राइस इज इक्वल टू क्या होता है? प्राइस इज इक्वल टू होता है, इसको आई को लिखते हैं ठीक से, पी रेशियो मल्टीप्लाइड बाई ईपीएस। अब अगर ईपीएस बढ़े या तो पी रेशियो बढ़े तो ही प्राइस बढ़ेगा किसी भी शेयर का। पी रेशियो कैसे बढ़ता है? पी रेशियो बढ़ता है जब पी एक्सपेंशन होता है, और पी एक्सपेंशन होता है बुल मार्केट में। बियर मार्केट में कभी भी पी एक्सपेंशन बहुत मुश्किल है। वैसे ही ईपीएस बढ़ना चाहिए। तो ईपीएस, इन दोनों में से अगर एक भी कोई बढ़े तो आपका शेयर रॉकेट होता है। अब ईपीएस यहाँ बढ़ रहा है क्या? आप देखिए ये ईपीएस का नंबर है, यहाँ पे लिखा है ईपीएस अर्निंग पर शेयर, मतलब एक शेयर के पीछे कंपनी कितना कमाती है। अब आप देखिए यहाँ 7 रुपये कमा रही थी इस क्वार्टर में, सितंबर 2021 में। उसके बाद 11 कमाने लग गई, मतलब ऑलमोस्ट आपका 7 से लेके 11 हो गया, 50% इंक्रीज़ हुआ। फिर यहाँ कम हुआ, यहाँ पे देखिए 8 है। इन क्वार्टर्स में आप क्वार्टर से भी क्वार्टर को कंपेयर कर सकते हैं। दिसंबर क्वार्टर को आप दिसंबर से कंपेयर करिए कि सेम दिसंबर क्वार्टर में पिछले साल कंपनी 11 रुपये कमाती थी, इस साल कंपनी 10 रुपये कमाती है। तो कोई ग्रोथ नहीं है। दिसंबर से फिर से दिसंबर को कंपेयर कीजिए, इस दिसंबर में कितना है नंबर? सेम 11। कोई ग्रोथ है? नहीं है। तो इसमें कोई ग्रोथ नहीं दिख रही है, आपको इसमें ग्रोथ दिखना चाहिए। अभी हम ट्रेंड का शेयर देखेंगे, वहाँ आप देखिएगा कि ऐसे बड़ा ग्रोथ होता है। तो ये आपको ग्रोथ का नंबर तो हो गया क्वार्टरली। अब आपको यहाँ पे मैं एक और चीज़ जो देखनी है वो बता रहा हूँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, मतलब कितना प्रॉफिट मार्जिन है कंपनी को वो जो सामान बेचती है। ये नंबर जो है लगभग 15% के पास होना चाहिए, और ये अगर बढ़ते हुए हो तो फिर तो बहुत ही अच्छा है, पर ये घटते हुए है। यहाँ देखो आप, ये नंबर घट रहा है, गिर रहा है, मतलब कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है क्वार्टरली। तो आप समझिए कि ये अच्छे साइंस नहीं है। इसी से समझ में आता है आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है। अब आप देखिए ईयरली, जो डेटा अभी हम क्वार्टरली देख रहे थे वो अब हम ईयरली देख रहे हैं। मार्च 2013 से लेके मार्च 2024 तक, और पिछले 12 महीने का भी हम देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि प्रॉफिट जो 2013 में 1000 था वो अभी बढ़ते हुए यहाँ पे 4800 हो गया है मार्च 2023 में। मार्च 2024 में 5200। और सेल्स में क्या ग्रोथ हुई है? तो सेल्स को आप क्लिक करिए तो आपको समझ में आएगा कि सेल्स ग्रोथ, यहाँ पे देखो सेल्स ग्रोथ में नंबर जो ये 40% था, जो ये बढ़ा था 2022 से 2023 तक, ये नंबर बढ़ा और उसके बाद अब ये कम हो गया। तो जैसे ये नंबर कम होगा आपको शेयर में गिरावट दिखेगी। जब ये नंबर बढ़ रहा होता है तब आपको शेयर ऊपर जाता हुआ दिखेगा। सेम गोज़ टू ईपीएस। और यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देखो कम हो गया है, 12% से 10% हो गया। और जो ईपीएस था, ईपीएस में आप देखें क्या ग्रोथ है। तो ईपीएस 24 से 36 हुआ, यहाँ पे देखिए 24 से 36 हुआ आपका 2022 से 23 में, तब शेयर भाग रहा था ऊपर की तरफ। अभी देखो ग्रोथ कम हो गई। आपको 24 से 36 मतलब ऑलमोस्ट 50% का ग्रोथ है। 12 रुपये आपका बढ़ गया ना पर शेयर के पीछे, तो 50% का ग्रोथ है। लेकिन यहाँ वो जो ग्रोथ है वो 50% न रह के 10 या 20% रह गया, मतलब कि और अब तो और भी कम हो गया। मतलब कि आपका जो ईपीएस ग्रोथ है वो कम हो गया। तो ईपीएस जैसे ही गिरने लगता है शेयर भी गिरने लगता है, ये बात आप ध्यान रखिए। और आपको यही नंबर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि सेल्स ग्रोथ पिछले 3 साल में 33% थी और 5 साल में 21% थी। लेकिन जो
अभी है वो है -2% प्रॉफिट ग्रोथ, जबकि पिछले 3 साल में 54% है। तो ये जो TTM जो प्रॉफिट ग्रोथ है ये प्लस में आना चाहिए और एक बड़ा नंबर होना चाहिए, तभी शेयर भागता है। तो ये नंबर जब तक नहीं आएगा तब तक आपको शेयर में नहीं एंट्री करनी है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें अगर, तो आपको देखना है कि रिटर्न ऑन इक्विटी कितनी है। तो आप देखें यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी का नंबर है, ये वाला नंबर आपको मिलेगा यहाँ से। रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले 10 साल से ये कंपनी रिटर्न ऑन इक्विटी 26% का मेंटेन करके रख रही है, जो दिखाती है कि कंपनी तो एफिशिएंट है। अब आपको वेट करना है कि ये जो प्रॉफिट का ग्रोथ का नंबर है ये पॉजिटिव में एक अच्छा नंबर आए, तब आपके लिए ये कंपनी इन्वेस्ट करने के लायक होगी। ठीक है, इसके बाद कौन सी चीज़ें देखनी होती हैं, तो इसके बाद आपको देखना होता है कि डेट कितना है कंपनी के ऊपर। तो ये जो बोरोइंग का नंबर है ये उसके मार्केट कैप के हिसाब से कितने टाइम्स है। अगर आपने देखा कि कंपनी जितना मार्केट कैप है उसके आधे से ज़्यादा तो बोरोइंग करके रखी हुई है, तो आपको समझना चाहिए कंपनी में कुछ प्रॉब्लम है। और लास्ट है कि आपका कैश कितना जनरेट कर रही है कंपनी, नेट कैश फ्लो। तो नेट में ये कंपनी कैश जनरेट कर रही है और ये नंबर बढ़ते हुए आना चाहिए। ठीक है, तो इतना ही कुछ आप देख लेंगे तो भी बहुत है। FII DII का पोजीशन और जो प्रमोटर है, प्रमोटर के पास एक सफिशिएंट स्टेक होना चाहिए एटलीस्ट, तभी उसको इंटरेस्ट रहेगा शेयर प्राइस को ऊपर लेके जाने में। अगर प्रमोटर के पास 5 या 10% अगर हिस्सा है तो वो क्यों कंपनी में मेहनत करेगा कि कंपनी के शेयर्स के प्राइस बढ़ें। वैसे ही जो FII DII है अगर उनकी पोजीशन है मतलब वो लोग भी इंटरेस्टेड हैं शेयर में। तो ये कंपनी बहुत अच्छी है, आपको देखना है कि कब ये कंपनी फिर से अर्निंग ग्रोथ दिखाने लगेगी, तब इसको खरीदने का सही टाइम होगा। अब हम सिमिलरली एक और कंपनी देखते हैं जो कि बहुत ग्रो की है लास्ट कुछ सालों में, जिससे आपको पता चलेगा कि एक अच्छी ग्रोइंग कंपनीज के नंबर्स होते कैसे हैं। तो यहाँ पे आप देखो ट्रेंट का शेयर है जो जूडियो और वेस्ट लाइफ चलाते हैं, इनका अभी स्टॉक का PE हो गया है 185, लेकिन ये जब स्टार्ट किए होंगे तो ये नंबर नहीं रहा होगा, अब तो ऑलरेडी कंपनी का शेयर बहुत उड़ चुका है। तो ROC ROE का नंबर आपको दिख रहा है, जो हमने बात किया था कि ROE लगभग 20% के आसपास, ROC 20 से ज़्यादा, तो ये नंबर्स तो बहुत अच्छे हैं। इसके बाद आपको कौन से नंबर देखने हैं, अब आप फास्ट हो जाएंगे, अब आपको ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी अगर आपने ये सब समझ लिया। तो आप PE रेशियो का देखिए चार्ट, PE रेशियो एक टाइम में इस शेयर का था यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गया था, 600 के आसपास हो गया था, लेकिन हमेशा से ये सेम PE मेंटेन करके रखा है। अर्निंग पर शेयर अगर आप देखेंगे तो यहाँ 8 रुपये कमाती थी कंपनी एक शेयर के पीछे 2022 में, और उससे पहले आप देखो 2020 में 2 रुपये कमाई थी एक शेयर के पीछे, जो कि आज बढ़ के हो गई है लगभग 38 रुपये, 38। तो आप EPS में देखिए यहाँ से 2020 में जो कंपनी 3 रुपये कमाती थी वो आज लगभग 40 रुपये कमाती है। तो ऑलमोस्ट EPS में अगर आप ग्रोथ देखेंगे तो 13 टाइम्स तो EPS में ग्रोथ हो गया है। ठीक है, और उसके बाद आपको यहाँ से देखना है जो हमने बात की थी सेल्स ग्रोथ क्वार्टरली, तो अभी लेने लायक है क्या वो देखने के लिए आपको क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ देखना है। तो हर क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो 45, 52, 50, अब ये स्टेबल हो गया, लगभग ये बढ़ नहीं रहा है और अभी तो ये कम आया है। अभी देखो आप सेल्स ग्रोथ का नंबर कम आया है, इसीलिए आपको शेयर में एक गिरावट देखने को मिलेगी। अगर ये नंबर फिर से किसी क्वार्टर में, अभी जो दिसंबर के रिजल्ट्स आएंगे उसमें अगर ये नंबर फिर से 60%, 56% आ गया और ये जो दिसंबर से अगर आप कंपेयर करोगे तो ग्रोथ दिख गया, तो आपको फिर से शेयर में एक उछाल मिलेगा। वैसे ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखो आप, जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती जाएगी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम होगा, लेकिन फिर भी 15% का प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन किया गया है यहाँ पे, जो कि अच्छी बात है। EPS देखो 2 रुपये था सितंबर 21 में, और ये जो है बढ़ते हुए अभी लगभग 9-10 रुपये पर क्वार्टर आ गया है। ये क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात कर रहे हैं, ना कि ईयरली। अब अगर ईयरली रिजल्ट्स की बात आप करो तो आप देखो सेल्स ग्रोथ का नंबर आप देखना, आपको पता चलेगा कि कंपनी का शेयर रॉकेट क्यों हुआ है। आप यहाँ से समझो और बहुत ध्यान से समझो, आपको समझ में आएगा। मार्च 2017 में सेल्स ग्रोथ था 7% का, 2018 में 19%, 2019-20 में ये 33%, और यहाँ देखो 73% का सेल्स ग्रोथ, 83% का सेल्स ग्रोथ, और ये नंबर अभी कुछ कम हुआ पहले से 50%। लेकिन यहाँ पे जो ये सेल्स ग्रोथ बढ़ा है ना, इसीलिए पिछले 2-3 साल में ट्रेंट का शेयर आपको रॉकेट होता हुआ दिखा है।
तो ये बात समझ में आई आपको। उसके बाद आप देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 13 से बढ़ के 16 हो गया, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ रहा है। एक तो आप ज़्यादा सामान भी बेच रहे हो और जो बेच रहे हो उसके ऊपर प्रॉफिट भी ज़्यादा कमा रहे हो, दोनों चीज़ें। और उसके बाद आप देखो ईपीएस का नंबर, ये जो ईपीएस का नंबर इतने सालों से लगभग 2 और 3 के बीच में फंसा हुआ था, ये पूरा जोन आपको दिख रहा है। ईपीएस 2015 से या पहले जब से ये कंपनी शुरू हुई है, जो ईपीएस का नंबर ये जो फंसा हुआ था, ये मैजिक नंबर होता है ईपीएस। आप इस बात को समझिए, रिटेल वालों के लिए समझ में आना मुश्किल, लेकिन एक शेयर के पीछे कितना पैसा कमाती है कंपनी, वो यहाँ पे देखो फंसा हुआ है 2 और 3 के बीच में। पर यहाँ से क्या हुआ कि वही नंबर 12 12 हुआ, फिर 41 हुआ और अब 50 हो गया, मतलब कि उसमें एक ज़बरदस्त उछाल आया। तो मैंने जो आपको बताया अभी कि प्राइस इज इक्वल टू पी रेशियो मल्टीप्लाइड बाई ईपीएस। अब अगर ईपीएस इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है, ये जो ईपीएस का जो नंबर है ये 2 से सीधा हो गया है 50, मतलब 25 टाइम्स, तो शेयर का दाम भी 25 टाइम्स बढ़ जाएगा ना। अगर ये ईपीएस 25 टाइम्स बढ़ गया तो ये प्राइस भी तो 25 टाइम्स बढ़ जाएगा ना। उसके बाद पी रेशियो अलग बढ़ेगा बुल मार्केट के कारण, तो सोचो स्टॉक कितना रॉकेट हो जाएगा। तो ये नंबर आपको देखना है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे 3 साल में प्रॉफिट ग्रोथ कितना है, 101%। और अभी भी टीटीएम जो आपका जो ग्रोथ है वो क्या है, 128। और पी रेशियो कितना चल रहा है, वो इस नंबर से कम होना चाहिए, 128 से कम होना चाहिए। अभी आपने देखा पी रेशियो शेयर का है 185, यहाँ पे दिख रहा है 185। तो जब वो लगभग ये दोनों बराबर हो जाएंगे या तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तब आपको शेयर फिर से ऊपर जाता हुआ दिखेगा। तो ये सब देखना है आपको। बाकी सब जो चीज़ें मैंने दिखाई वही सब है। एक और स्टॉक आपको दिखाता हूँ, जोमेटो। जोमेटो क्यों रॉकेट हुआ आपको समझ में आएगा, सिर्फ चार्ट देख के ही समझ में नहीं आता, यहाँ से भी समझ में आता है। मैं आपको चार्ट और ये दोनों रिलेट करके दिखाता हूँ। जो लोग अभी तक वीडियो में रुके हुए हैं उनको एक बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिलेगी। जोमेटो का शेयर कब से रॉकेट हुआ है आप देखिए, ये करीबन इस जोन में लगभग ये जुलाई 2023 के पास से ब्रेकआउट आके ये ऊपर गया है। आप ध्यान दीजिएगा, जुलाई 2023 नीचे की तरफ डेट है, देखिए जुलाई 2023 से जोमेटो भागा है। अब आप जोमेटो का फंडामेंटल देखिए। पहले तो आप यहाँ देखिए आरओई का नंबर बहुत कम है, मतलब ये बहुत अभी एफिशिएंट कंपनी नहीं है। आरओई आरओसी इसको बनना है, अभी ये ज़्यादा दिन सस्टेन नहीं कर पाएगी अगर ये नंबर नहीं बढ़ेगा तो। ध्यान रखिएगा, पी रेशियो ऑलरेडी 360 है। अब प्रॉफिट में ग्रोथ आना चाहिए तभी ये कंपनी रॉकेट हुई है, उसको आप देखिए। आपका नेट प्रॉफिट देखिए, यहाँ से क्वार्टरली है ये, मैं आपको क्वार्टरली दिखाता हूँ। ईपीएस ये देखिए, ये जो ईपीएस का नंबर है आप देखिए, ये ईपीएस का नंबर यहाँ तक ये निगेटिव था, ये दिख रहा है आपको निगेटिव नंबर। और आपका ये जीरो कब हुआ, जून 2023 में, और वहाँ से कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है। निगेटिव से पहले पॉजिटिव हुए आप, जो पहले आप घाटा कर रही थी कंपनी एक शेयर के पीछे, वो जीरो हुए और उसके बाद ये बढ़ना चालू हुआ। कब से, जून 2023 से। और आपका शेयर कहाँ से रॉकेट हुआ है, इसमें जाएंगे हम चार्ट में, ये देखो ये सेम जुलाई 2023 से जून जुलाई 2023 से ये ब्रेकआउट देके ऊपर की तरफ गया है। तो आपको क्या लगता है कि चार्ट पैटर्न्स सिर्फ काम करते हैं, फंडामेंटल नहीं, फंडामेंटल भी काम करते हैं, आपको देखना आना चाहिए। तो दोनों चीज़ें मिला के आप देखिए कि जो भी आप शेयर लें उसके ईपीएस ग्रोथ है कि नहीं, उसमें ईपीएस में कैसा मूवमेंट हो रहा है। ईपीएस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आरओई आरओसी इंपॉर्टेंट है। आरओई का नंबर होना चाहिए कंपनी के पास, ठीक है। ये नई कंपनीज़ हैं जोमेटो वगैरह, इनमें आने वाले टाइम में लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आरओई का नंबर आएगा, इसलिए वो स्पेकुलेशन में प्राइसेस बढ़े हैं। लेकिन जो जनरली जो अच्छी कंपनीज़ होती हैं उनमें आरओई का नंबर 15, 17, 20% होना चाहिए। तो ये सारे पैरामीटर भी आप देखेंगे तो आप बहुत सी गलतियां करने से बच जाएंगे, ठीक है। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ऑल द बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियोस के लिए।